हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लिपी में अपूर्वा और हम क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज बच्चों हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अगर आपने कोई दो मिसिबल लिक्विड्स को मिक्स कर दिया तो आप उन्हें कैसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर दो इममिसिबल लिक्विड्स होते हैं तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम या तो डीकेंटेशन या फिर सेपरेटिंग फनल मेथड यूज में लेते हैं। तो आज हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में, जिससे कि हम कोई भी दो मिसिबल लिक्विड या फिर ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो जाते हैं हम उन्हें यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। अगर आपको कोई भी मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करना है तो आपको यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट की। अब जैसे कि यहाँ पर हम देखें फॉर एग्जाम्पल कि एसीटोन और वाटर। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या देखेंगे, जब आप दोनों को आप एक मिक्सचर है इन दोनों का और आप इनको हीट कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन वेपर बना लेगा बच्चों? एसीटोन वेपर बना लेगा। उसके बाद कौन वेपर बनाएगा? वाटर वेपर बनाएगा। ठीक है, तो जो एसीटोन वेपर सबसे पहले बनाएगा तो हम क्या करेंगे, उन वेपर को कूल डाउन कर लेंगे, क्योंकि वेपर एक तरीके से गैसेस होती है। अगर आप इन्हें कूल करेंगे तो क्या मिल जाएगा वापस से? लिक्विड। और अगर लिक्विड मिल गया हमें तो हम दोनों को क्या कर पा रहे हैं? इजीली सेपरेट कर पा रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं डिस्टिलेशन के बारे में। सबसे पहले हम डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल पढ़ते हैं बच्चों कि डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है। डिस्टिलेशन का मतलब ऐसा कि एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर हम दो लिक्विड्स, ठीक है, दो मिसिबल लिक्विड्स रहेंगे जिन्हें हम सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए दे बॉयल विदाउट द डीकम्पोजिशन, मतलब अगर वो बॉयल करते हैं तो उनका कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप एसीटोन और वाटर को बॉयल करते हैं तो बॉयल होने पे भी सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एसीटोन का ब्रेक डाउन हो रहा है या फिर वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है। एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, और जो भी इनका बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड्स का उनके अंदर सफिशिएंट डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो एक बार हम यहाँ पे प्रोसेस देखते हैं कि डिस्टिलेशन का प्रोसेस एक्चुअल में किस तरीके से होता है। डिस्टिलेशन में आपने क्या किया बच्चों? एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया। क्या लिया आपने यहाँ पे? डिस्टिलेशन फ्लास्क। इस फ्लास्क के अंदर आपने एसीटोन और वाटर दोनों को इसके अंदर फिल कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने एक थर्मोमीटर यूज में लिया। क्या यूज में लिया है? थर्मोमीटर, जो कि आपको टाइम टू टाइम बताता रहे कि आप जो हीटिंग कर रहे हैं वो किस टेम्परेचर तक पहुंच चुकी है। अब इसके बाद में यहाँ पर हमने एक वाटर कंडेंसर यूज में लिया। क्या यूज में लिया है बच्चों? वाटर कंडेंसर, जो कि वेपर्स यहाँ से निकलेगी, जो भी वेपर्स ये उनको क्या कर देगा बच्चों? कूल कर देगा। और जब कूल करेगा वेपर को तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड। तो यहाँ पर हमें लिक्विड मिल जाएगा। ठीक है, जब आपने इसमें एसीटोन और वाटर का मिक्सचर लिया और आप इसे बॉईल करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या देखेंगे कि जैसे ही ये लिक्विड यहाँ पे बॉईल होगा, बॉईल होते होते हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे कि धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये जो थर्मोमीटर है इसकी जो रीडिंग है वो भी धीरे धीरे क्या होगी बच्चों? बढ़ती जाएगी। जैसे ही टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस आया, 56 डिग्री सेल्सियस आते ही एसीटोन क्या करने लग जाएगा बच्चों? वेपर बनाने लग जाएगा। तो हम देखेंगे कि जैसे ही एसीटोन वेपर बना रहा है तो ये वेपर कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि वेपर कैसी होती है? लाइट नेचर की होती है। ऊपर जाते से इस ट्यूब के थ्रू कहाँ जाने लग जाएगी? यहाँ जाने लग जाएगी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे वाटर इन, ये होता है आपका कोल्ड वाटर इन और एक कोल्ड वाटर आउट। तो यहाँ से अगर ठंडा पानी जा रहा है तो जो भी वेपर्स है उनको क्या कर देगा? ठंडा कर देगा। और जैसे ही वेपर्स ठंडी हुई तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में इकट्ठी हो जाएगी और वो एसीटोन लिक्विड मिल जाएगा हमें। अब हम देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे सारा एसीटोन बॉईल हो गया तो टेम्परेचर, जब एसीटोन बॉईल हो रहा था तब टेम्परेचर आपका 56 डिग्री सेल्सियस था। बट जैसे ही यहाँ पर पूरा एसीटोन बॉईल होके अलग हो गया तो हम देखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? थर्मोमीटर में इंक्रीज होने लग जाएगा। उसी टाइम हम यहाँ पे हीटिंग को बंद कर देंगे तो हमें फाइनली इधर तो क्या मिल जाएगा बच्चों? वाटर, और इधर क्या मिल जाएगा हमें? एसीटोन। तो क्या आप इस प्रोसेस से दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर पा रहे हैं? तो आपका आंसर होगा यस, वी कैन सेपरेट द टू मिसिबल लिक्विड्स, बट उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या होना चाहिए? ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। अब अगर ऐसा आ जाए आपका कि दो लिक्विड दे दे आपको और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो तो आप क्या करेंगे?
तो क्या फ्रैक्शन, तो आप क्या वहाँ पे डिस्टिलेशन यूज़ में ले सकते हैं? तो आपका आंसर होगा कि नहीं, वहाँ हम डिस्टिलेशन यूज़ में नहीं ले सकते। तो क्या यूज़ में लेंगे आप वहाँ पे? तो वहाँ हम यूज़ में लेंगे बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या यूज़ में लेंगे हम वहाँ पे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब कम आएगा, जब बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? लेस देन 25 केल्विन। अगर इससे भी कम बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस है तो हम वहाँ पर जो प्रोसेस यूज में लेते हैं वो होता है बच्चों यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक मिक्सचर लिया है हमने जिसमें दो लिक्विड्स प्रेजेंट है, एक तो है आपका इथाइल अल्कोहल और एक और है आपका वाटर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं है, तो कौन सा मेथड यूज में लेना है हमें यहाँ पे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ पे जो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो क्या यूज में लेते हैं बच्चों इस प्रोसेस के अंदर? हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्या यूज में लेंगे आप इसके अंदर? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज में लेते हैं। कैसे करते हैं ये प्रोसेस वो देखते हैं। क्या करना है आपको, ये जो फ्लास्क है, ठीक है, इस फ्लास्क के ऊपर आपको यहाँ लगाना है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो कैसे लगाते हो देखो एक बार। ये आपने फ्लास्क लिया, ठीक है, फ्लास्क मान लीजिए इतना है, इसके ऊपर आपने लगा दिया यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये हो गया आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और इसी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आपने थर्मोमीटर लगा दिया, ठीक है। तो क्या क्या है यहाँ पे, और इसको इस तरीके से आपने यहाँ पे अटैच कर रखा है। तो ये तो आ गया आपका यहाँ पे थर्मोमीटर, ठीक है। ये जो है ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्या ये एफसी मतलब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से ट्यूब निकलेगी जो आपस से बाकी पूरा प्रोसेस आपका सेम रहने वाला है। बस ये जो है ये यहाँ पर आएगा आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो देखो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर क्या होती है बच्चों? ग्लास बीड्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ग्लास की बीड्स। तो देखो ये जो दोनों लिक्विड है, मैं बात करूँ कि इन दोनों में से कौन जल्दी बॉयल होगा? तो ऑब्वियसली इथाइल अल्कोहल जल्दी बॉयल होगा। जैसे इथाइल अल्कोहल यहाँ पे वेपर्स बनाने लगेगा तो इथाइल अल्कोहल की वेपर्स कहाँ तक चली जाएगी? यहाँ तक चली जाएगी। बट हम देखेंगे कि इन दोनों के अंदर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा नहीं तो वाटर भी थोड़ी थोड़ी बहुत वेपर्स बनाने लग जाते हैं। तो जैसे ही वाटर की वेपर्स यहाँ तक जाएगी, मान लो ये वाटर की वेपर्स यहाँ थोड़ी बहुत जा रही है, तो ये ग्लास बीड्स जो है, ग्लास बीड्स क्या कर देगी? उन वेपर्स को कूल कर देगी। तो वापस ये सारी वेपर्स कहाँ आ जाएगी? इसके अंदर आ जाएगी। तो इसी तरीके से जो इथाइल अल्कोहल है वो तो बार बार मतलब जो लिक्विड है वो तो बार बार क्या बना लेगा? वेपर बना लेगा, और वेपर बना करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें? इथाइल अल्कोहल। बट जब हम बात करते हैं वाटर की, तो मान लो थोड़ा बहुत वाटर इस इथाइल अल्कोहल के साथ में चला गया तो वो किसकी वजह से कूल हो जाएगा? ग्लास बीड्स की वजह से कूल हो जाएगा, और कूल होके वापस से क्या बना लेगा? यहाँ पे लिक्विड बना लेगा। तो जैसे ही हम 78 डिग्री सेल्सियस पे हम देखेंगे कि जैसे ही सारे यहाँ पे जो इथाइल अल्कोहल है वो यहाँ पे बॉईल होके किसके अंदर सेपरेट हो गया? बीकर के अंदर सेपरेट हो गया। तो क्या बच जाएगा इस फ्लास्क के अंदर? केवल वाटर बच जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इथाइल अल्कोहल और वाटर दोनों को क्या कर सकते हैं बच्चों? सेपरेट कर सकते हैं। बच्चों यहाँ अब हमें डिस्कस करना है क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली हम कोई भी सॉलिड के क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए काम में लेते हैं। अब ये प्रोसेस तो हम इवेपोरेशन से भी कर सकते हैं कि इवेपोरेशन से भी सारा पानी जो है उसे इवेपोरेट करवा दो तो जो सॉलिड बचेगा वो भी कैसे बच जाएगा? अपना क्रिस्टल के फॉर्म में बच जाएगा। बट हम दोनों को डिस्कस और कंपेयर करते हैं कि क्या होता है दोनों के अंदर। जैसे कि अगर मुझे कॉपर सल्फेट को क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसकी इम्प्योरिटीज हटानी है और इसको प्योर क्रिस्टल के फॉर्म में लाना है, तो मान लो अगर मैं इवेपोरेशन यूज में लेती हूँ तो एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर वाटर लिया और इस वाटर के अंदर बच्चों कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया, ठीक है। इवेपोरेशन में हम क्या करते हैं बच्चों? हीट करते हैं,
तो हम इस बीकर को भी हीट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, सारा पानी तो यहाँ से वेपर्स बन के बाहर निकल गया और एट लास्ट हमारे पास यहाँ पर क्या बच गए, कुछ कॉपर के मतलब ऐसे पार्टिकल्स बच गए कॉपर सल्फेट के, जो इस बीकर के नीचे चिपके हुए रहेंगे। ये जो प्रोसेस होता है कौन सा होता है बच्चों, इवेपोरेशन होता है। अब हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या करेंगे आप, एक बीकर लेंगे, इस बीकर के अंदर वाटर लेंगे और उसके अंदर कॉपर सल्फेट डिसॉल्व कर दिया। क्या डिसॉल्व कर दिया, कॉपर सल्फेट। जब आप इसको यहाँ पे हीट करना स्टार्ट करेंगे तो मान लो कि स्टार्टिंग का जो वाटर लेवल था वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से। तो हम देखेंगे कि जब ये यहाँ पर वाटर लेवल मान लो यहाँ तक है, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो वाटर लेवल कुछ यहाँ तक पहुँच जाएगा। उसके बाद हीटिंग को हम स्टॉप कर देंगे, हीटिंग को बंद कर देंगे, ठीक है। और इसके ऊपर एक फिल्टर पेपर हमने कवर कर दिया, इसके ऊपर रख दिया इस फ्लास्क के ऊपर। तो हम देखेंगे जैसे हमने इसको 30 मिनट्स 1 आवर के लिए छोड़ा इस बीकर को, तो ये जो बीकर है इसके अंदर नीचे की तरफ तो सारे आपके कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आ जाएंगे और इसके ऊपर जितना भी वाटर था, ये जो पानी बचा हुआ था इसके अंदर, वो इसके ऊपर इस तरीके से लेयर फॉर्म कर लेगा। तो क्या आपको क्रिस्टल मिल गए इसके अंदर, तो आपका आंसर होगा यस, हमें क्रिस्टल्स मिल गए। और ये जो क्रिस्टल्स होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, यहाँ पर प्योर क्रिस्टल्स होंगे। तो आइए हम डेफिनेशन देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। इट इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड। ये क्या करेगा, कोई भी प्योर सॉलिड है उसको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम अ सोल्यूशन। तो हमने यहाँ पर क्या करा था, सॉल्यूशन लिया था और उस सॉल्यूशन से ही बच्चों हमने यहाँ पे फाइनली क्रिस्टल्स बना लिए थे। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि व्हाई इज क्रिस्टलाइजेशन बेटर देन इवेपोरेशन, कि क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन से किस तरीके से अच्छा है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है। तो फर्स्ट है यहाँ पे सम सॉलिड डीकम्पोज, मतलब आप क्या करते हैं जब आप इवेपोरेशन प्रोसेस करते हैं तो ये आपको फाइनली यहाँ पे सॉलिड मिल गया। तो ये जो सॉलिड होता है इवेपोरेट होते होते, सारा वाटर जब इवेपोरेट हो रहा होता है तो हीटिंग की वजह से ये सॉलिड भी बहुत बार डीकम्पोज हो जाता है या फिर ब्रेक डाउन हो जाता है इस सॉलिड का। इसके अलावा और गेट चेयर्ड ऑन हीटिंग, और बात बार मान लो कि इसके अंदर अगर कुछ वाटर रह गया तो अपन क्या करेंगे, इसे कंटिन्यूसली यहाँ पर हीट करते रहेंगे। हीट करने से जो भी ये यहाँ पर हमें कॉपर सल्फेट मिल रहा है इसका सारा वाटर उड़ जाए, इसके लिए हम हीट करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि वाटर तो उड़ रहा है जो तो सही है, बट यहाँ पर जो क्रिस्टल्स हैं वो कहाँ चिपक जाएंगे, इस बीकर के नीचे चिपक जाते हैं और बहुत बार बर्न भी हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम किसके अंदर आती है बच्चों, इवेपोरेशन के अंदर एक ये प्रॉब्लम आती है। सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में बच्चों हम डिस्कस करते हैं। सम इम्प्योरिटीज मे रिमेन डिसॉल्व्ड। मान लो कि यहाँ पर मैंने क्या करा, इवेपोरेशन करने से पहले कि मैं फिल्ट्रेशन यूज में ले रही हूँ, जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने जो भी अपना सॉल्यूशन था यहाँ पे एक फिल्टर पेपर लगा के इसको डाला, तो यहाँ पे तो सारा लिक्विड आएगा, कुछ सॉलिड अगर इम्प्योरिटी होती तो वो ऊपर अलग से निकल जाएगी। तो ये जो आपने यहाँ पर लिक्विड सेपरेट किया, आप इसी को इवेपोरेट करोगे। जब आप इसको इवेपोरेट करते हो तो आप ये ऑब्जर्व करते हो कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज अभी भी इसके अंदर है, ठीक है। तो ये इम्प्योरिटीज कहाँ चली जाती है, जो फाइनली आपको सॉलिड मिल रहा है यहाँ पे कॉपर सल्फेट के सॉलिड पार्टिकल्स, उनके अंदर भी यहाँ वाली इम्प्योरिटीज यहाँ तक आ जाती है। किसके अंदर आ जाती है, ये इवेपोरेशन के अंदर आ जाती है। और यहाँ हमने क्या किया, इवेपोरेशन से पहले हमने फिल्ट्रेशन किया ताकि कुछ इम्प्योरिटीज हो तो वो अलग हो जाए। तो क्या बोल रहा है ये कि कुछ इम्प्योरिटी सॉल्यूशन के अंदर फिर भी डिसॉल्व रहती है आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑन इवेपोरेशन। और जब आप उसका फाइनली ये जो लिक्विड यहाँ से मिला, अगर मैं इसका इवेपोरेशन कर दूंगी तो ये किसको खराब करेगी बच्चों, यहाँ पे सॉलिड को खराब करेगी, ठीक है। तो कुल मिला के हमें यहाँ से प्योर फॉर्म नहीं मिल पा रही है, इसीलिए क्या प्रेफर करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को प्रेफर करते हैं। अब यहाँ तक हमने समझ लिया क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्यों अच्छा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों यहाँ पे यूजेस के बारे में कि इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। सबसे फर्स्ट यूज है बच्चों इसका प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। आपको ये पता है कि सी वाटर सॉल्टी होता है, तो वहाँ से जो भी आप प्योर सॉल्ट आपको मिलता है वो भी किस मेथड से मिलता है बच्चों, आपको क्रिस्टलाइजेशन से ही मिलता है। सेकेंड यहाँ पे देखते हैं सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, कि अगर कोई इम्प्योर सैंपल है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे,
एलम के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको सेपरेट कर लेंगे। कैसे? एलम, अगर आपको पता हो कि घर में कभी भी इम्प्योर वाटर अगर होता है तो घर में मम्मा क्या यूज़ में लेती है, एलम यूज़ में लेगी और उस पानी के अंदर एलम को मतलब एक बार ऐसे घुमा देगी, तो जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो सारी कहाँ चली जाती है, पानी के नीचे चली जाएगी और आप उस पानी को, जब प्योर वाटर ऊपर और इम्प्योरिटीज़ नीचे, तो आप पानी को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही है कि एलम के क्रिस्टल्स को सेपरेट करने के लिए भी हम क्या यूज़ में लेते हैं बच्चों, यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन यूज़ में लेते हैं। तो हमारा क्रिस्टलाइजेशन अभी यही कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों यहाँ हमें डिस्कस करना है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर को, कि वाटर, किसी भी वाटर रिजर्वॉयर से किस तरीके से या किस प्रोसेस से आपके घर तक आता है और आप उसे ड्रिंकिंग के लिए यूज़ में ले सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट होता है यहाँ पे रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर मतलब जहाँ पे भी वाटर स्टोर हो, वो रिवर हो सकती है, लेक हो सकती है, वाटर टैंक्स हो सकते हैं। जहाँ पे वाटर स्टोर होता है वहाँ से आता है बच्चों सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक का क्या काम होता है कि जो भी वाटर के अंदर सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं उन सबको क्या कर देता है, ये सेटल कर देता है। मान लो यहाँ पे आपका ये टैंक है, इस टैंक में सारा वाटर आया, तो ये जितने भी सॉलिड है उनको कहाँ सेटल कर देगा, वाटर में सब कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो होता है वो होता है बच्चों यहाँ पे लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक के अंदर एलम प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बच्चों? एलम, जिसे हम हिंदी में फिटकरी भी बोलते हैं। ये घर में भी यूज में आती है कि बहुत बार जो वाटर सप्लाई होती है, वाटर सप्लाई से जो पानी आता है, अगर उसमें लगता है कि कुछ इम्प्योरिटी है तो घर में भी एलम यूज में ले लेते हैं, जिससे कि जो भी इम्प्योरिटीज होगी वो पानी के बॉटम में चली जाएगी। उसी टाइप से लोडिंग टैंक के अंदर भी एलम यूज में लेते हैं। एलम यूज में लेने से वाटर के अंदर जो जो इम्प्योरिटीज है वो सब सेटल आउट हो जाएगी, तो वो इम्प्योरिटीज भी बाहर निकल गई। सबसे पहले हमने सॉलिड इम्प्योरिटीज को बाहर निकाला, फिर वाटर के अंदर जो सस्पेंडेड थी, वाटर के साथ प्रेजेंट थी जो इम्प्योरिटी, वो हमने यहाँ पे बाहर निकाली। इसके बाद आता है बच्चों फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक वाटर की जितनी डिजॉल्व इम्प्योरिटीज होती है उनको बाहर निकालने के लिए काम आता है। तो इसके अंदर 4 लेयर होती है। सबसे नीचे कोर्स ग्रेवल होती है, उसके ऊपर ग्रेवल लेयर रहेगी, फिर सैंड और उसके ऊपर क्या आ जाता है, वाटर। तो ये जो वाटर होता है बच्चों, ये बहुत प्योर वाटर होता है। इसके बाद में भी अगर इस वाटर के अंदर किसी भी टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तो उसके लिए इसको कौन से टैंक से पास करवाते हैं, क्लोरीनेशन टैंक से। क्लोरीनेशन टैंक एज अ जर्मिसाइड एक्ट करता है। जर्मिसाइड का क्या काम होता है, जर्म्स को किल कर देना। उसी टाइप से क्लोरीनेशन टैंक का भी यही काम होता है कि जो भी जर्म्स इसके मतलब वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे तो इन सारे जर्म्स को ही किल कर देगा। उसके बाद में लास्ट आता है अपने यहाँ पे वाटर सप्लाई, कि क्लोरीनेशन टैंक के बाद में वाटर को सप्लाई करेंगे और ये वाटर फिर एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज में आता है। तो ये वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स हमारा यही कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। थैंक यू।